किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों अच्छे होंगे, ठीक होंगे, आप और आप अपने परिवार के बीच में खुशहाल होंगे, यही कामना, यही दुआ हम भगवान से करते हैं। किसान साथियों आज से पहले हमने वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित आधारित 3 भाग बनाए, जिसके अंदर हमने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में विस्तार से जानकारी देने का काम किया, जितना अनुभव हमारा था। उसमें काफ़ी सवाल जवाब भी हमारे बीच में आए, जिनको रिप्लाई भी मैंने दिया, और कुछ वीडियो के माध्यम से 1-2 जो भी ज़रूरी क्वेश्चन थे वीडियो बनाने से पहले, उसके बारे में भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की। किसान साथियों अब हम आज जिस विषय पर बात करेंगे वो हमारी कंपोस्टिंग के ऊपर विषय होगा। गोबर की खाद है, बकरी की लिंडी है, घोड़े की लीद है, भेड़ों की जो भी मैन्योर हैं, लिंडी है, फसल के अवशेष हैं, या जिस भी तरह का वेस्ट जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, उसको किस तरह से हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। इस कड़ी में हम गोबर की खाद को बनाने के लिए किस तरह का उपयोग करें, कितना वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डालें, किस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, उन चीज़ों पर विस्तार से बातचीत होगी। फसल के अवशेषों को किस तरह से मिट्टी में मिलाएं, किस तरह से उसमें कितना वेस्ट डिकम्पोजर डालें ताकि वो डिकम्पोज होके एक अच्छी कंपोस्टिंग खाद के रूप में या हमें कार्बन के रूप में हमारी आने वाली फसल को प्राप्त हो सके, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि हमारा ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सके। किसान साथियों पिछले वीडियो में जो हमने पाया, जो किसान साथियों ने सवाल किया कि सर क्या हम मदर कल्चर को मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर की बातों का हम ध्यान रखें, तो उस पर एक क्वेश्चन जो हमारे सामने बिल्कुल निकल के आया था। उसमें फार्मर ने बात की कि मदर कल्चर जो हम रखे हुए हैं, उस मदर कल्चर में से हम 100 लीटर निकाल लें और फिर उसको पानी का भर दें। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके पास 200 लीटर मदर कल्चर है, तो 100 लीटर मदर कल्चर वो यूज़ कर लें और फिर उसको पानी का भर दें और उसमें गुड़ ना डालें, तो क्या वो मल्टीप्लाई हो जाएगा? देखिए किसान साथियों, चाहे आपको मदर कल्चर बनाना हो या आपको वेस्ट डिकम्पोजर अन्य तैयार करना हो, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसमें गुड़ की मात्रा उससे डालनी पड़ेगी। और जैसा कि किसान साथी ने सवाल किया कि 200 लीटर में से 100 लीटर यूज़ करने के बाद 100 लीटर जो बच जाता है उसमें पानी डाल के मल्टीप्लाई कर लें, तो किसान साथियों ऐसा कतई ना करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी और इसमें 1 किलो गुड़ का नुकसान भी आपको होगा। तो मदर कल्चर को यूज़ करने का तरीका और आगे मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने 200 लीटर में मदर कल्चर तैयार किया है, तो उसमें से 190 लीटर मदर कल्चर आप यूज़ कर लीजिए और उसमें 10 लीटर जो मदर कल्चर बचेगा उसको फिर से पानी का भर के उसमें 2 किलो गुड़ या 2 किलो गन्ने का रस आप उसको डाल के दोबारा से उस मदर कल्चर को आप संजीव कर सकते हैं। और जहाँ तक आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मदर कल्चर को रख रखाव में विशेष रूप से ध्यान रखें। उसको किसी कपड़े से बांध के रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अन्य जो बाहर के कीट हैं वो कीट उसमें ना डलें। इस बात का विशेष रूप से आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। आगे फिर भी अगर आपको किसी तरह के सवाल जवाब अगर और हों तो आप ज़रूर इस पर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और किसान साथियों फिर से मैं पुण्य से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो आपके ही सलाह से बना रहे हैं, आपके ही रिक्वेस्ट से बना रहे हैं, तो इन वीडियो को उन किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए जो जैविक खेती में अभी जुड़े हैं या आगे जैविक खेती करने वाले हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये वीडियो शायद मेरे को लग रहा है कि दोबारा से फिर ना बनेंगे, क्योंकि बार बार बनाने के लिए समय का अभाव देखिए हर इंसान के पास होता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ये वीडियो हमें दोबारा ना बनाने पड़े, और दोबारा बनाने के लिए भी समय का होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन वीडियो को बिल्कुल मैंने भाग वाइज बनाने की कोशिश की है। वैसे हमारा टॉपिक 4 नंबर भाग में अलग था,
लेकिन किसानों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि किसानों ने फसल अब काट ली है और फसल के अवशेष खेतों में पड़े हैं, उनको अगली फसल की तैयारी करनी है, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी हुआ। तो किसान साथियों, आज हम इस पर विस्तार से बातचीत करने से पहले मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को, वेस्ट डिकम्पोजर अमित महिला चैनल को जिस किसान साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, तो इनको ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में अपना मोबाइल नंबर भी आपको शेयर करूँगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सवाल हो, आप बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख के भी आपको पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा जिसकी मुझे जानकारी है। धन्यवाद। आगे हम बात करते हैं विस्तार से कि किस तरह से कंपोस्टिंग खाद हम तैयार करें, किस तरह से घर का वेस्ट हम बनाएं ताकि वो सदुपयोग में उसको लाया जा सके। फसल के अवशेषों को किस तरह से हम खेत में मिलाने का काम करें, इसी विषय पर हम आगे बातचीत करेंगे। किसान साथियों, वैसे तो आज अगर हम बात करें कंपोस्टिंग खाद की, तो हमारे काफ़ी किसान साथी काफ़ी तरीक़ों से कंपोस्ट खाद बनाने का काम जो कर रहे हैं। अगर कहें कि जैसे केचुआ प्लांट अगर उन्होंने लगा रखा है, केचुआ प्लांट के द्वारा गोबर की खाद वो एक तैयार कर रहे हैं केचुओं के माध्यम से। दूसरा, उन्होंने गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, उसके माध्यम से कंपोस्टिंग खाद वो बना रहे हैं। और काफ़ी तरह की जो तकनीकी उन्होंने अपनाई हुई है। लेकिन इन सारी तकनीकों की अगर हम बात करें तो वो सारी तकनीकें खर्चीली हैं। उनकी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक विशेष प्रकार का ध्यान उसमें देना पड़ता है। आज हम जो बात करेंगे वो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से गोबर की खाद को किस तरह से डिकम्पोज किया जाए, कितनी मात्रा उसमें डाली जाए, किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाए, इन चीज़ों पर ही विशेष करके हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला विषय होगा वो फसल के अवशेष को किस तरह से ज़मीन में गलाएं और किस तरह से उनकी एक अच्छी खाद बनाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गोबर खाद को वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से किस तरह से डिकम्पोज हम करें। देखिए किसान साथियों, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस वीडियो में मेरी कंपोस्टिंग खाद देखी होगी, वो मात्र 40 दिन की खाद थी, जिसको एक बहुत ही आसान तरीके से कंपोस्ट खाद बनाया गया। आज उसकी कलर की बात करें तो चाय पत्ती जैसा कलर उसका हो गया है। और उसकी गुणवत्ता की बात करें तो उसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। जितनी उसकी गुणवत्ता है उसका कोई अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे। अब जैसे आपके पास गोबर के ढेर हैं या गोबर आपने कहीं इकट्ठा कर रखा है, उस गोबर के ढेर को बिल्कुल आप समतल कर दीजिए। यानी जहाँ पर वो पड़ा है उसको बिल्कुल समतल कर देना है। और समतल करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसकी ऊंचाई जो हो वो 1.5 फुट से या 2 फुट के आसपास हो। यानी गोबर का जो ढेर है उसकी ऊंचाई 1.5 फुट या 2 फुट के आसपास होनी चाहिए। उसको बिल्कुल समतल कर देना चाहिए, करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा गोबर का ढेर क्यों ना हो। फिर उसमें फुट बाई फुट यानी 1 फुट से लेकर अगले फुट पर किसी नुकीली लकड़ी से या कोई नुकीली चीज़ से उसमें होल बना देने हैं, यानी सुराग बना देने हैं। ये सुराग बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, उस गोबर के ढेर में अगर गर्मी है या वो गोबर का ढेर गर्म है तो वो ठंडा हो जाएगा। उस होल को हमें 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन आप उसको रख सकते हैं होल को। उसके बाद उसमें बराबर मात्रा में नमी बना के यानी 60 से 70% उसमें नमी बना के आप वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डालिए। वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी और उससे पिछले वीडियो में भी बताया है। और वैसे भाग नंबर 1 और 2 और 3 आप देख सकते हैं, उसमें सारी विस्तार से मैंने सारी चीज़ें वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताई है। अब बात करते हैं कि हम कितना वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डालें ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। तो मैं एक तरीका आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो मैंने महसूस किया है। अगर आपकी गोबर की खाद 1 टन है तो 1 टन गोबर की खाद के लिए 70 से 80 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर काफ़ी है। ये प्रक्रिया आपको हर 10 दिन और 15 दिन के अंतराल से करनी है। जैसे आज आपने वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डाल दिया तो 15 दिन और 10 दिन के बाद दोबारा से 70 से 80 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर 1 टन गोबर की खाद में डालना है। अगर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर आप ज़्यादा डाल देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, अगर कम रहेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर उस ढेर को आप 10 दिन और 15 दिन के अंतराल से अगर उल्टा पुल्टा कर सकें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे वो जल्दी तैयार हो जाएगी। अगर नहीं भी कर पाएँ तो भी कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल आसानी से डिकम्पोज होके 40 से 45 दिन में एक अच्छी कंपोस्टिंग खाद बन जाएगी। अगर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। जैसे कि हमारे बात करें हम महाराष्ट्र के किसान साथी की बात करें
वो किसान साथी मात्र 21 दिन में गोबर की खाद को डिकम्पोज करके एक अच्छी गुणवत्ता की खाद बनाई है। अब हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो योगेश मलिक जी हैं, जिन्होंने मात्र 14 दिन में एक अच्छी कंपोस्टिंग खाद तैयार की है। तो हम ऐसे उदाहरण हमारे पास काफ़ी किसानों के हैं और काफ़ी किसानों ने उस वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से एक अच्छी गुणवत्ता युक्त गोबर की खाद तैयार की है। उनकी डिटेल तो मैं अलग अलग बताऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप मेरे चैनल के माध्यम से वो सारी वीडियो देख पाएंगे। बस वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य क्या था कि वो किसान साथी मात्रा नहीं बताए उन्होंने कि कितना वेस्ट डिकम्पोजर उन्हें उसमें डाला। अगर आप उसमें चाहें गोबर की खाद में क्या शामिल करना चाहिए तो पेड़ों के पत्ते हैं उनको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, घर में कोई वेस्ट पड़ा है उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ फसल के अवशेष हैं जैसे सरसों का भूसा निकलता है, गेहूं का भूसा निकलता है, उसको भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक प्रोम बनाना हो तो उसमें रॉक फास्फेट को आप ऐड कर सकते हैं। अन्य कोई भी चीज़ जो आपके पास जिसमें गुणवत्ता नज़र आ रही है उसको उसमें आप ऐड कर सकते हैं और उसको वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आसानी से एक अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद आप बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप गोबर की खाद बनाने जाएं तो उस समय थोड़ा सा नमी की मात्रा उसमें हो। एक मेन इशू ये है कि नमी की मात्रा होना ज़रूरी है और उस ढेर को ठंडा कर लेना है ताकि वो जो हमारे वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया हैं उनका हनन ना हो और वो जल्दी से एक अच्छी कंपोस्टिंग खाद बन के हमारे सामने आ जाए। फिर काफ़ी किसान पूछते हैं कि सर हम प्रति एकड़ कितनी मात्रा वेस्ट डिकम्पोजर तैयार गोबर की खाद की डालें, तो उस पर मैं बताना चाहूँगा आप 1 टन से 1.5 टन प्रति एकड़ अगर वेस्ट डिकम्पोजर से गोबर की खाद अगर आपने तैयार की है तो वो खेत में अप्लाई कर सकते हैं। बगैर विदाउट गोबर की खाद आपने तैयार की अगर डालते हैं तो उसकी 3-4 टन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस खाद को आप 1 से 1.5 टन डाल सकते हैं। जब भी गोबर की खाद खेत में डालें तो उस समय इवनिंग के समय में डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप के में उनके सूक्ष्म तत्वों का हनन ना हो और डालते ही आपको मिट्टी में उस खाद को मिला देना है ताकि वो बैक्टीरिया हमारे जल्दी से मिट्टी में मिल जाएँ। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें ना कोई अधिक खर्चा है ना कोई विशेष प्रकार की कैचुओं की तरह उसमें नमी है या नहीं है, उसमें कैचू बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें क्या चीज़ डाली जाए जिससे कैचुओं की संख्या बढ़े, ये सारी चीज़ें इसमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक आसान और सरल तरीका है, इस वजह से आप गोबर की खाद जो कंपोस्टिंग खाद है वो एक अच्छी खाद इससे आप तैयार कर सकते हैं। अगला वो हमारा जो सवाल है वो ये वीडियो बीच में बनाने का इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि अभी अभी फसल किसानों की कटी है और फसल कटने के बाद यानी जो भी अवशेष फसलों के बचे हैं उसको किस तरह से डिकम्पोज किया जाए उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। जैसे गेहूं के किसान साथियों ने निकलवाया है उसका जो भी वेस्ट पड़ा है उसको हैरो कल्टीवेटर के माध्यम से या रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में मिलाइए, मिलाने के बाद वेस्ट डिकम्पोजर का 100% छिड़काव उसमें आप कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ बार बार किसान साथी फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा जब भी वेस्ट डिकम्पोजर आप फसल के अवशेषों को गलाने के लिए यूज़ करें तो उसमें नमी होना कंपलसरी है और बरसात हो जाए तो भी अच्छा है, बरसात नहीं होती है तो वैसे पानी लगा के और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आप चला दीजिए। अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो 2 से 3 हज़ार लीटर चला सकते हैं। अगर पहले ऑलरेडी अगर आपने वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ किया है तो 1000 लीटर से भी वो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा और 40 से 45 दिन में वो सारी खाद बन के आने वाली जो फसल हमारी है उसके जीवांश कार्बन का काम करेगा। अगर वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार करके गोबर की खाद अगर आप खेत में डाल रहे हैं या फसल के अवशेषों को गलाने का काम अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपका ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो जल्दी बढ़ेगा और ज़मीन का जो पीएच मान है वो न्यूनतम स्तर पर आने का काम करेगा। अगर आपकी ज़मीन लवणीय है, क्षारीय है, जिस प्रकार की भी ज़मीन है अगर कंपोस्टिंग खाद उसमें डालेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार खाद डालेंगे या फसल के अवशेष उसमें मिलाएंगे तो उससे वो ज़मीन है जो हमारी वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी ही उसमें सुधार होगा। दूसरा क्वेश्चन एक और मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी किसान साथी जैसे पूछ रहे हैं कि हम ज़मीन का पीएच मान कैसे बढ़ाएं, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि खेत में हरी खाद वो लगाएं ताकि ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है वो जल्दी बढ़े
और ज़मीन का जो पीएच मान है वो जो जिस स्तर पर वो लगातार बढ़ रहा है, ज़्यादा अधिक मात्रा में रासायनिक खादों की वजह से, रासायनिक उर्वरक पेस्टिसाइड की वजह से, वो अगर उसमें हरी खाद लगा के 40-45 दिन की जब वो हो जाए तो उसको मिट्टी में मिलाएं। मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें वेस्टी कंपोजर लगातार 1000 लीटर या 2000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए, ताकि वो एक अच्छा जीवांश कार्बन बन के हमारी फसलों के लिए, आगे आने वाली फसलों के लिए वो एक उपयोगी खाद का काम कर सके और हमारी ज़मीन की कंडीशन अच्छी हो सके। तो किसान साथियों, हमने आज कंपोस्टिंग खाद के ऊपर और फसल के अवशेष को किस तरह से मिट्टी में मिलाएं और हरी खाद को लगा के किस तरह से हम उसको एक अच्छी कंपोस्ट खाद बनाएं, उसके बारे में चर्चा की। इस विषय में अगर किसी भी किसान साथी का कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो मेरे जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी वो सवाल पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी अगर वो पूछना चाहें तो कमेंट करके भी वो एक आसानी से पूछ सकते हैं। आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी सवाल होंगे, अगले वीडियो में हम उसके ऊपर विस्तार से बातचीत भी करेंगे, उसको शामिल भी किया जाएगा। तो किसान साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, 999 14 77 77 5 999 14 77775। किसान साथियों, मेरा आपसे पुनः फिर निवेदन है कि अगर किसी किसान साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि हम इस अभियान में काफ़ी अधिक वीडियो बना के आपके बीच में लाने वाले हैं। और जैविक खेती में जो समस्याएं और जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आने वाले जो भी नए किसान हैं उनको काफ़ी इससे बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और जो भी किसान साथी इस वीडियो को देखें, ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें, ताकि कोई किसी तरह की समस्याएं जो आपकी हैं वो बीच में ना छूट जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक किसानों के बीच में ये जो जानकारी है कंपोस्टिंग खाद की, हरी खाद की या फसल के अवशेष को डिकम्पोज करने की, वो तो आसानी से उसके बारे में उसको जानकारी मिल सके। इसी के साथ किसान साथियों, मैं अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।